Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. पहले तो क्लास पता कहाँ नाम आ चुका है। Hello, can everyone hear me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Good morning, ma'am. करेंगे आज, ठीक है? Good morning, ma'am. मैं तो पढ़ाती रहूंगी, बट आप लोग अगर रीड नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है? Yes, ma'am. तो रीड करना, उसको रिवाइज करना, नोट्स बनाना, ये सब आपका काम है, ठीक है? Now you're not in school anymore, so you'll have to do the work yourself. You'll not be spoon fed now, okay? Yes, ma'am. हाँ, चलिए. So moving on, we'll start with the remedies today, okay? Remedies का मतलब जब breach of contract हो जाता है, तो जिसके साथ ब्रीच हुआ है, जैसे हमने एग्जांपल्स देखे थे जिसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है, बट ऑल ऑफ अ सडन कोई भी उनमें से दोनों में से एक पार्टी मना कर देती कि अब मैं कॉन्ट्रैक्ट आगे परफॉर्म नहीं करूंगा, राइट? तो ऐसे सिचुएशन में जिसके साथ नुकसान हुआ है या जिसको कोई ऐसे अनएक्सपेक्टेड कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े हैं रिफ्यूजल के कारण या ब्रीच की वजह से, तो उसके पास क्या क्या रेमेडीज हैं, क्या क्या तरीके हैं जिससे वो अपने राइट्स सिक्योर कर सकता है, ओके? उसके पास जो ब्रीच करने वाली पार्टी है उसके अगेंस्ट क्या क्या राइट्स हैं वो अब हम देखेंगे. When a breach of contract occurs, the aggrieved party has certain options available with him or her. The following course of action is available to the aggrieved party for enforcing his or her rights if breach occurs. Okay, तो ये 5 remedies होती हैं. First is rescission of the contract, suit for damages, suit for specific performance, suit for injunction and suit upon quantum merit. अब हम एक एक इसमें डिस्कस करेंगे कि हर एक रेमेडी में क्या क्या चीजें आती हैं, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं और कैसे उसको यूज किया जा सकता है. रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फर्स्ट रेमेडी इज रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. अब हमने रिसेशन की या रिसाइन की मीनिंग देखी थी. तो रिसाइन मीन्स टू टेक बैक,
and recession has come from the word resign. So recession also means taking back or canceling the contract. Okay, when there is a breach of contract by one party, the other party has the right to resign the contract and also refuse any further performance of the contract. ठीक है, तो कोई भी एक पार्टी ने जब ब्रीच किया तो अदर पार्टी क्या कर सकती है, उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है या टेक बैक कर सकती है, ठीक है, या स्टेप बैक कर सकती है अपनी ड्यूटीज से, जो भी कॉन्ट्रैक्ट में उसकी तरफ से मेंशन था. By rescission of the contract, the aggrieved party is also free from discharging his role under the contract. Okay, तो जैसे हमने जो एग्जाम्पल लिया था ए और बी का, उसी को वापस लेके आते हैं. तो ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था टू सप्लाई 1000 शर्ट्स एट 100 रुपीज पर शर्ट ऑन 30th नवंबर. अब ए ने रिफ्यूज कर दिया था कि मैं सप्लाई नहीं कर पाऊंगा गुड्स, तो बी के पास ऑप्शन है कि वो गुड्स सप्लाई ना करने की सिचुएशन में पैसे भी पे ना करे. ठीक है, इसमें दो एक्टिविटीज परफॉर्म होनी थी. ए को 1000 शर्ट्स डिलीवर करनी थी और बी को 100 रुपीज के हिसाब से उन 1000 शर्ट्स का पैसा पे करना था. तो जब ए ने अपने पार्ट प्ले करने से मना कर दिया कि मैं गुड सप्लाई नहीं करूंगा, तो बी भी अपनी ड्यूटी से डिस्चार्ज हो गया. ठीक है, देन the aggrieved party also has the option to sue. Sue मतलब दूसरे पार्टी के अगेंस्ट लीगल केस फाइल करना. To sue the party under breach of contract for damages under section 75 of the Indian Contract Act. If this option is taken, then the aggrieved party has to file a suit for rescission of the contract. If the court grants the aggrieved party rescission of the contract, then the contract is cancelled. The aggrieved party may no longer fulfill his obligation under the contract. Okay, तो इसको हम आगे एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे. He also has the option to apply for compensation of losses that have occurred to him by breach of contract through non-completion of the contract by the other party. अब इलस्ट्रेशन की हेल्प से हम रिसेशन को समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है, इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल में दो पार्टीज हैं, बब्बू एंड बानू. बब्बू promises बानू to deliver 200 Chinese sports shoes. ठीक है, तो बब्बू और बानू के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ किस चीज का, 200 पेयर ऑफ शूज डिलीवर करने के लिए. किस डेट को, 10th of August. हर गुड की प्राइस क्या होगी, 600 रुपीज, मतलब 200 शूज फॉर 600 ईच. तो टोटल अमाउंट कितना हुआ, हुआ 1,20,000. Yes, very good. 12,000. 1,20,000. Banu promises to pay for shoes as soon as the delivery is given. Okay, तो बानू ने प्रॉमिस किया कि बानू की ड्यूटी क्या होगी, बब्बू की ड्यूटी थी कि वो 200 शूज सप्लाई करे और बानू की ड्यूटी है कि जैसे ही शूज डिलीवर हो वो पेमेंट कर दे. ठीक है, बब्बू डज नॉट डिलीवर द शूज. ठीक है, तो बब्बू ने क्या किया, अपनी ड्यूटी से बैकआउट कर लिया कि मैं शूज डिलीवर नहीं कर पाऊंगा. बानू हैज द राइट टू रिजाइन द कॉन्ट्रैक्ट. शी मे नॉट पे बब्बू द प्रॉमिस प्राइस फॉर द शूज. ठीक है, तो बब्बू ने जब अपना पार्ट प्ले नहीं किया कॉन्ट्रैक्ट में, तो बानू भी अपने पार्ट से बैकआउट कर सकती है कि अब जब तुमने शूज डिलीवर नहीं किए तो मैं पैसा भी पे नहीं करूंगी. ठीक है ना. She also has the right to file a suit for rescission of the contract and claim damages for non-performance. ठीक है, तो पहली बात तो rescission फाइल करके
वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है, प्लस जो डैमेजेस या जो लॉस उसको हुआ है उनकी नॉन डिलीवरी ऑफ गुड्स से, वो भी कैंसिल हो जाएगा, वो भी क्लेम कर सकती है वो। ठीक है, जैसे अगर मान लो कि मैंने ऑनलाइन कुछ प्रोडक्ट ऑर्डर किया और उन्होंने ऑल ऑफ अ सडन डिलीवरी दिखाते दिखाते सडनली दे सेड कि मैं गुड्स डिलीवर नहीं कर पाऊंगा, क्या या तो कैंसिल हो गया या कुछ दिक्कत आ गई है, कोई लॉकडाउन हो गया, कुछ भी हो गया। तो मेरा पार्ट जो था कि जब डिलीवर हो गुड्स तो मैं उनको पैसे पे करूं, राइट। उन्होंने गुड्स डिलीवर नहीं किए तो मैं पैसे पे नहीं करूंगी। ठीक है, तो दोनों ने अपना अपना पार्ट प्ले करने से मना कर दिया। ठीक, बट इस केस में मतलब ऑनलाइन परचेज के केस में हम उनके खिलाफ क्लेम नहीं कर सकते डैमेजेस। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी टर्म्स एंड कंडीशंस में ये चीजें मेंशन करी हुई होती हैं टू बी ऑन द सेफर साइड के ऐसा कुछ कभी हो जाए ड्यू टू XYZ रीजंस तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है, बट इन केस ऑफ नॉर्मल बिजनेस प्रोसीडिंग्स, जब दो बिजनेसमैन आपस में कुछ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उस केस में रिसेशन फाइल किया जा सकता है और डैमेजेस क्लेम किए जा सकते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड एवरीबॉडी? इसमें कुछ डाउट? Yes, नो ma'am. मैम। ठीक है, अगर किसी को कुछ समझ ना आया हो, देखो सिंपल सी बात है, जो हमने ब्रीच के बारे में बात की थी कि अगर एक पार्टी, कोई भी एक पार्टी परफॉर्म नहीं करती है अपना पार्ट, तो दूसरी पार्टी भी अपने तरफ से उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है। वही रेमेडी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, बट एक हेडिंग के अंडर पढ़ रहे हैं। तब मैंने आपको सिर्फ बताया था कि ये तरीका है कि उसके अंदर वो ब्रीच होने पर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, ma'am. चलिए, लेट्स मूव ऑन। सेकेंड टाइप ऑफ रेमेडी इज सूट फॉर डैमेजेस। ठीक है, damages are the monetary compensation for any loss that is suffered by an aggrieved party due to breach of contract. Since the aggrieved party has been inconvenienced due to breach of contract, the court decides in his favor and compels the party of fault to accept responsibility for the loss and compensation the aggrieved to the aggrieved party. Okay, तो damages claim करने की जब बात होती है तो हम damages के लिए भी सूट फाइल कर सकते हैं। सूट फाइल मतलब लीगल केस जिसको फाइल करना बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड अ सूट इन लीगल टर्म्स। तो अगर मेरे कुछ मुझे उस कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच होने से अगर कोई लॉस हुआ है तो मैं उसके अगेंस्ट में डैमेजेस क्लेम कर सकती हूँ। ठीक है, तो डैमेजेस मुझे तभी मिलेंगे जब मैं उसके अगेंस्ट सूट फाइल करूंगी। The damages depend on the amount of loss incurred ड्यू टू द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो जितना डैमेज हुआ है, जितना मुझे नुकसान हुआ है उसके ब्रीच की वजह से, उतने ही मैं लॉसेस रिकवर कर सकती हूँ। The parties who have made an agreement can settle the amount of damages themselves when such a breach occurs. Okay, तो आपस में ही कंसेंट से वो यूजुअली कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होने पर डैमेजेस सेटल कर लेते हैं। सू करने की नौबत नहीं आती। बट अगर मान लो कि जैसे हमने ए और बी का एग्जांपल लिया था कि ए ने सप्लाई करने से मना कर दिया था गुड्स को, तो बी को डैमेजेस क्लेम करने का पूरा हक था। बट अगर बी ए से डैमेजेस क्लेम करता और बी को डैमेजेस नहीं मिलते, ए मना कर देता कि नहीं मैं डैमेजेस पे नहीं करूंगा, उस केस में फिर वो सू कर सकते थे उनको। ठीक है, यूजुअली आउट ऑफ कोर्ट वो सेटल कर लेते हैं। Then sometimes conflict arise and price settlement is difficult between the two parties. ठीक है, तो मान लो कि जैसे हमने ये लिया था कि
जब ब्रीच हुआ इस सिचुएशन में, जो फर्स्ट केस था ऑप्शन 1, ब्रीच हुआ तो बी ने कॉन्ट्रैक्ट इमीडिएटली टर्मिनेट कर दिया और डैमेजेस के लिए क्लेम किया। और डैमेजेस किस रेट पे क्लेम हुए थे? जो करंट रेट था जिस दिन ब्रीच हुआ है उसका, मान लो 130 रुपीज था उस दिन करंट रेट, तो डिफरेंस बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एंड द करंट प्राइस, उतना उसको डैमेजेस पे करना पड़ता। बट देयर कैन बी डिसएग्रीमेंट के ए बोल देता कि नहीं 130 रुपीज प्राइस नहीं है, 120 ही है, तो उस केस में डिसएग्रीमेंट हो जाता। तो ऐसी सिचुएशंस में फिर दोनों पार्टी में सेटलमेंट करवाने के लिए उन्हें कोर्ट की जरूरत पड़ती। In this case, the court makes an assessment of the losses and damages have to be paid to the aggrieved party based on this assessment. Section 73 lays down the different types of damages that an aggrieved party can claim. तो अगर दोनों के बीच में आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाता है, अग्री कर लेते हैं और फिर उसके अगेंस्ट डैमेजेस क्लेम करते हैं एंड पार्टी जिसने ब्रीच किया है वो चुपचाप डैमेजेस पे कर देती है, तो दे डू नॉट नीड टू गो टू द कोर्ट। बट अगर मान लो कि डिसएग्रीमेंट हो जाता है, एक पार्टी बोल रही है मैं डैमेजेस नहीं दूंगी, दूसरी पार्टी बोलती है नहीं डैमेजेस देना पड़ेगा, ऐसे सिचुएशन में वो कोर्ट की हेल्प लेते हैं। ठीक है, देन द कोर्ट डिसाइड्स कि कितने डैमेजेस पे किए जाएंगे, किए भी जाएंगे या नहीं किए जाएंगे, वो सारी चीजें। ठीक है, देन अब किस किस तरह के डैमेजेस हो सकते हैं, हाउ व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डैमेजेस दैट द अग्रीव्ड पार्टी कैन क्लेम। तो 4 टाइप्स ऑफ डैमेजेस लिस्ट किए गए हैं। फर्स्ट इज जनरल और ऑर्डिनरी डैमेजेस, सेकंड इज स्पेशल डैमेजेस, exemplary damages and nominal damages. ठीक है, please keep noting down whatever I explain to you all because you will forget it. Okay, चलो फर्स्ट टाइप ऑफ डैमेजेस। तो जस्ट टू रिवाइज, जो लोग बाद में आए हैं क्लास में ज्वाइन करने, तो मैं उनके लिए एक बार रिवाइज कर देती हूँ कि हमने क्या क्या चीजें अभी तक पढ़ ली। हमने रेमेडीज पढ़नी स्टार्ट की थी। आउट ऑफ रेमेडीज देयर वर 5 रेमेडीज अवेलेबल। रिसेशन, हमने फर्स्ट रेमेडी पढ़ी रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, उसके बाद सेकेंड रेमेडी हम पढ़ रहे हैं सूट फॉर डैमेजेस। सूट फॉर डैमेजेस में देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डैमेजेस दैट कैन बी क्लेम। तो हम फर्स्ट टाइप ऑफ डैमेज अब पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चलो जनरल और ऑर्डिनरी डैमेजेस। General or ordinary damages arise out of breach in the usual course of the non-performance of the contract. ठीक है, तो अगर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हुआ है तो यूजुअली नॉर्मल जनरल डैमेजेस पे किए जाते हैं। The aggrieved party has the right to claim damages for the natural or direct losses due to the breach of contract. ठीक है, तो द अग्रीव पार्टी हैज द राइट टू क्लेम डैमेजेस फॉर दी डायरेक्ट लॉसेस, जो लॉसेस उस कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच की वजह से उनको अकर हुए हैं, उन डैमेजेस के लिए वो क्लेम कर सकते हैं। जनरल लॉसेस डू नॉट हैव एनी प्रोविजन फॉर डैमेजेस इन केस ऑफ इनडायरेक्ट और एंड रिमोट लॉसेस। ठीक है, तो अगर उनकी किसी और एक्टिविटी की वजह से उनको लॉस हुआ है, या जो लॉस को वो क्लेम कर रहे हैं वो लॉस उस कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच होने की वजह से कनेक्टेड नहीं है, उस केस में जनरल डैमेजेस पे नहीं किए जाएंगे। ठीक है, अब एग्जांपल से समझते हैं। अजय प्रॉमिस्ड टू पे द money owed by him to अभय on 28 September। ठीक है, तो अजय ने अभय से कुछ पैसे लिए होंगे, तो वो पैसे वो 28 सितंबर को उसको वापस करने के लिए बोला है। ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स डिलीवर्ड टू हिम, तो अभय ने कुछ गुड्स डिलीवर किए होंगे अजय को,
और अजय ने अभी तक पैसे नहीं दिए हैं, उन्होंने बोला है कि 28 सितंबर को वो पैसे देगा. अजय डिड नॉट पे ऑन द ड्यू डेट बिकॉज he had to pay other creditors as well. Okay? तो अजय को क्या हुआ कि और भी लोगों को पैसे देने थे, जिसकी वजह से वो 28 को अभय को पैसे नहीं दे पाया. Therefore, he paid other creditors on 28 September and did not pay Abhay. Is Abhay liable to pay? Is Ajay liable to pay Abhay? ठीक है, तो ये सिचुएशन है. केस सबको समझ में आया कि हमने क्या लिया? Yes, ma'am. हाँ, तो अभय और अजय दो पार्टीज हैं. अभय ने कुछ गुड्स डिलीवर किए थे अजय को, उसके अगेंस्ट अजय को पेमेंट करनी थी. अभी तक पेमेंट नहीं हुई है. 28 सितंबर की डेट डिसाइड करी गई थी जिसमें गुड्स जिसमें पैसे पे करने थे. बट 28 सितंबर आने पर अजय ने क्या किया, मान लो कि कोई और क्रेडिटर था जिसको पेमेंट करना ज्यादा अर्जेंट था, तो उसने अभय को छोड़ के दूसरे क्रेडिटर को पैसे पे कर दिए. ठीक है, अब इस सिचुएशन में क्या अजय लायबल है? क्या अजय को डैमेजेस पे करने पड़ सकते हैं? तो आंसर देखते हैं. अजय इज लायबल टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट ही हैड टू पे अभय विथ इंटरेस्ट ऑन द डेट ही एक्चुअली मेक्स द पेमेंट. ठीक है, अब अभय को जो पैसे मिलने थे, मान लो कि उसको 1,00,000 रुपए मिलने थे 28 को. ठीक है, पर अजय ने पे नहीं किए 28 को. अब वो जब भी पे करेगा उस दिन तक के उसे इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा. पैसे तो पे करने ही पड़ेंगे. टू दी एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट ही हैड टू पे मतलब कि जितना पैसा उसके ऊपर उधार था, जितना गुड्स डिलीवर करने के अगेंस्ट उसको पैसा पे करना था, उतना ही पैसे पे करेगा. बस उसके साथ उसे इंटरेस्ट और पे करना पड़ेगा. However, he is not required to pay any damages which do not occur directly in the usual course of things from the breach of the contract. ठीक है, तो बाकी अगर मान लो कि उसके पेमेंट ना करने से अभय को कुछ और नुकसान हुआ, उस नुकसान की भरपाई अजय नहीं करेगा. अंडरस्टूड एवरीबॉडी? इसमें कोई कंफ्यूजन इस एग्जाम्पल में? No, ma'am. क्लास में से कोई इस एग्जाम्पल को फिर से एक्सप्लेन कर सकता है? जस्ट द आंसर पार्ट. डज एनीबॉडी वांट टू ट्राई? यस मैम. हाँ, चलो करिए. मैम इसमें ये था कि अभय ने अजय को बोला था कि मैं तुम्हें मतलब पैसे दूंगा, पर वो किसी और क्रेडिटर को दे दिया. तो अभय ये कर सकता है कि वो जितना अमाउंट उसे मिलना था उसके साथ साथ इंटरेस्ट भी चार्ज कर सकता है, और जो उसको डैमेज नहीं हुआ वो उसके लिए पैसे चार्ज नहीं कर सकते. वेरी गुड. ठीक है, तो जितने दिन लेट करेगा अजय उतने दिन का उसे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. बाकी अगर उसे कोई और डैमेज होता है अभय को पेमेंट ना करने की वजह से, वो पे करने के लिए अजय लायबल नहीं है. ठीक है, मान लो कि अभय बोल दे कि अरे तुमने मुझे पेमेंट नहीं करी जिसकी वजह से मेरे हाथ से बहुत बड़ा ऑर्डर निकल गया, तो उस ऑर्डर की भी भरपाई तुम करो. ऐसा नहीं होगा. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम. देखो, जहां पर भी आपको समझ में नहीं आए किसी को भी, यू हैव टू आस्क मी. ओके, ओनली देन विल आई नो कि आपको समझ नहीं आया है. ठीक है ना? चलिए फिर एक और एग्जाम्पल लेके समझने की कोशिश करते हैं. अमर मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विथ वीर टू सप्लाई टू हिम फैब्रिक फॉर मेकिंग समर यूनिफॉर्म्स फॉर द स्टाफ. ठीक है, तो समर यूनिफॉर्म्स के लिए अमर ने वीर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि उसको फैब्रिक प्रोवाइड करेगा. फैब्रिक मतलब कपड़ा. ही इज अनेबल टू सप्लाई द फैब्रिक on the due date and it becomes too late to make the uniform for that year delivered.
इज अमर लायबल फॉर द लॉसेस ऑफ वीर, ठीक है। तो समर यूनिफॉर्म स्टाफ की बनानी थी जिसके लिए फैब्रिक लेना था अमर से, वीर को। बट अमर ने क्या किया, बहुत ज़्यादा लेट कर दिया। जिस दिन उसको डिलीवरी करनी थी या जिस टाइम उसको डिलीवरी करनी थी उसने बहुत ज़्यादा लेट कर दिया, जिसकी वजह से यूनिफॉर्म्स नहीं बन पाई, ठीक। तो इस सिचुएशन में अमर के ऊपर क्या लायबिलिटी बनती है? Amar has to give compensation to Veer by calculating the difference between the contract price and the market price of the fabric at the time of delivery. He, however, is not expected to compensate for the profit which Veer would have made by tailoring the uniforms or pay for any expenses for manufacturing and the uniforms. ठीक है, तो क्या मतलब हुआ, अमर डैमेजेस तो पे करेगा, है ना, अमर लायबल है पे करने के लिए लॉसेस को, बट कहाँ तक, कितना पे करेगा वो? सिर्फ जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस थी और जो मार्केट प्राइस है, तो डिफरेंस बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एंड द मार्केट प्राइस ऑफ द फैब्रिक, सिर्फ उतना ही पे करेगा वो। मान लो कि जैसे हमने बिल्कुल सेम, ये सिचुएशन एग्जैक्टली सेम है ऑप्शन 1 की तरह, ये वाला, ठीक है। हमने क्या किया था, करंट प्राइस देखी थी, जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया उस दिन हमने प्राइस देखी 130 थी, और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या थी 100। तो हमने दोनों का डिफरेंस निकाला और जितनी यूनिट सप्लाई करनी थी उसके हिसाब से हमने डैमेजेस उसको बता दिए कि इतने डैमेज मेरे को हुआ है, आप इसको भर दीजिए, ठीक है। बट ये चीज उसके ऊपर लाइबिलिटी नहीं है अमर के ऊपर कि वीर क्या करने वाला था, समर यूनिफॉर्म्स बनाने वाला था। अगर वो उस कपड़े से यूनिफॉर्म बनाकर बेचता, मान लो कपड़ा 100 रुपीज मीटर था या 50 रुपीज मीटर था, यूनिफॉर्म सिली हुई कम से कम 500-600 तक की बनती, तो उसको प्रॉफिट होता उससे, ठीक है। उस प्रॉफिट की नुकसान के लिए, या मान लो कि उसने मैन्युफैक्चरिंग के लिए पूरा यूनिट वगैरह सब सेटअप कर लिया कि वो फैब्रिक सप्लाई करेगा तो मैं मैन्युफैक्चर करूंगा यूनिफॉर्म्स, बट फैब्रिक ही सप्लाई नहीं हुआ, तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो भी एक्सपेंसेस उसने किए हैं या उस यूनिफॉर्म्स ना बन पाने की वजह से जो भी लॉसेस उसको हुए हैं वो अमर पे नहीं करेगा, सिर्फ उतना ही पे करेगा जितना वो फैब्रिक प्रोवाइड करने वाला था एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, और जिस दिन डिलीवरी होनी थी उस दिन क्या प्राइस रहा और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या था, उनके बीच का डिफरेंस वो उसको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, Yes, ma'am. इसके बाद हमें सेकेंड टाइप ऑफ डैमेजेस पढ़ने हैं, तो आज हम स्टार्ट नहीं करते, ठीक है, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब अगेन आई विल से कि आप लोग जितना हमने आज पढ़ा है प्लीज रीड थ्रू, और जो जैसे हमने ये 2 एग्जाम्पल्स डिस्कस किए, अजय और अभय वाला एंड अमर एंड वीर वाला, ये एग्जाम्पल्स, ठीक है। रिसेशन में जो एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया था, ये सारे एग्जाम्पल्स को अपने वर्ड में एक्सप्लेन करके लिखने की कोशिश करिएगा, ठीक है। दैट विल हेल्प यू टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, और आपको लंबे टाइम तक याद भी रहेंगी ये सब चीजें, ओके। सो राइट इट, एंड इन केस एनीबडी वांट्स टू शो मी जो आपने लिखा है, तो आप मुझे मेल कर सकते हो या फोटो क्लिक करके मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। मेल आईडी मैं आपको बता देती हूँ, RZ okay, so this is my email ID. So you can show me, if anybody prepares the notes, you can send me the photographs or you can send me the word file जो भी आपने prepare करी है, ठीक है। So please try to write it and explain it in your own words. Okay, so we'll stop here and we'll continue in the next class. Next week Thursday को हमारी class होगी अब, okay.
अगर Thank you, कोई ma'am. डाउट्स होंगे तो आप नोट करके रखिएगा, हम उस दिन डिस्कस करेंगे. ओके, Thank you, ma'am. words. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.